स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर जोधपुर से आपको बता रहा है। एक पिता ने अपने 2 बेटों की हत्या की और फिर खुद सुसाइड कर लिया। सबसे पहले 2 बेटों की गला दबाकर हत्या की और फिर खुद आत्महत्या कर ली। हालांकि उसने ये कदम क्यों उठाया, क्यों बेटों की हत्या की, क्यों खुद फिर सुसाइड कर लिया, इसके कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने शवों को मॉर्चरी में रखवाया है। झवर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो जोधपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। पहले एक पिता मर्डरर बना और फिर उसने सुसाइड कर लिया। पिता ने अपने 2 बेटों को गला दबाकर मार डाला और फिर खुद आत्महत्या कर ली। आखिर उसने ये क्यों किया? क्यों उसने अपने 2 बेटों की जान ली? क्यों उसने अपने 2 बेटों का कत्ल किया? क्यों वो अपने बेटों का कातिल बना और फिर खुद का भी? क्यों आखिर उसने ये कदम उठाने के बाद सुसाइड किया? क्या कारण है इसके पीछे? इसका खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। चलिए बढ़ेंगे आगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर स्पेशल यूनिट की टीम ने रेलवे वेलफेयर सोसाइटी के रेलवे वेलफेयर इंस्पेक्टर और उसके दलाल तकनीशियन क्रेन जमादार को 3,35,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। एसीबी टीम आरोपियों के आवास और अन्य ठिकानों की तलाश में देर रात तक जुटी रही। उपस्थित हुआ था कार्यालय में और उसने बताया कि मुझे मेरे रीढ़ की हड्डी में कोई टीबी का मामला होने के कारण मुझे अनफिट कर दिया था और मेरी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए वो ये 2 राजेंद्र गुर्जर है और नरेंद्र नंद किशोर है, ये मुझसे 3,00,000 साढ़े 3 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में कोयले की किल्लत के कारण होने वाली बिजली संकट को लेकर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने विभाग के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में ऊर्जा मंत्री ने अफसरों को निर्देशित किया कि किसी भी सूरत में राज्य की जनता बिजली के संकट से परेशान नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हर संभव उपाय किए जाएं। ऊर्जा मंत्री भाटी ने साफ कहा, चाहे किसी भी दाम पर बिजली खरीदी जाए, लेकिन राज्य में बिजली की किल्लत नहीं होनी चाहिए। वर्चस्व कायम करने के लिए हथियार दिखाकर डराने धमकाने वाले बदमाशों के खिलाफ जयपुर में अभियान चलाया जा रहा है। चाकसू थाना पुलिस ने बदमाश बनवारी मीणा को गिरफ्तार किया। 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टे और 40 जिंदा कारतूस बरामद हुए। बदमाश पूर्वी राजस्थान के जिलों से हथियारों की खरीद फरोख्त में शामिल बताया जा रहा है। बता दें, गिरफ्तार बनवारी के खिलाफ प्रतापनगर, चाकसू, सांगानेर सदर थानों में 8 मुकदमे दर्ज हैं। इन गैंग्स का कई संगीन धाराओं में इनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज हैं और ये कुछ जो दूसरे छोटे बदमाशान हैं या क्रिकेट के बुकी हैं, उन लोगों को ये अपना निशाना बनाते हैं और उनको धमका कर ये पैसा वसूलते हैं। सवाई माधोपुर के सारसोप कस्बे से एटीएम मशीन चोर उखाड़ ले गए। रात करीब 1:30 बजे चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। यह बड़ी खबर आपको सवाई माधोपुर से बता रहा है। पुलिस ने आनंद फानन में जिले भर में नाकाबंदी करवाई है। देखिए, जो एटीएम है वहां पर कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था और एटीएम में जिस वक्त इसे चुराया गया, मशीन में 15 लाख रुपए की राशि थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये इतना तो साफ है कि बदमाशों ने पहले इलाके की अच्छी खासी रैकी की। वो ये जानते थे कि यहां पर किसी तरह का कोई गार्ड नहीं लगाया गया है और उन्हें यह भी पता था कि 1:30 बजे के आसपास वो इस वारदात को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस की जो गश्त होती है, रात्रि गश्त, उस पर सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। ये बड़ी खबर है।
कानून व्यवस्था को खुली चुनौती चोरों द्वारा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी गिरिराज से। गिरिराज, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए स्वप्निल, ये सवाईमाधोपुर जिले के सारसोप कस्बे में एसबीआई का एटीएम लगा हुआ था, जहां पर देर रात्रि की ये घटना है। 1:30 बजे की ये वारदात है, जहां पर अज्ञात चोरों ने एटीएम मशीन को उखाड़ लिया और अपने साथ में उखाड़ करके इसको ले गए। इसकी सूचना जब ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौका मुआयना भी किया और न सिर्फ सवाईमाधोपुर जिले में बल्कि आसपास के जिलों में भी नाकाबंदी करवाई गई है। संदिग्ध वाहनों को रोका जा रहा है। अब बताया यह भी जा रहा है कि ग्रामीणों ने यह भी जानकारी दी कि इस दौरान रात्रि को 1 से और 2-3 बजे के लगभग कुछ संदिग्ध वाहन भी देखे गए थे। उनका पीछा भी किया गया था, लेकिन पुलिस के हाथ में किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस ने एसबीआई मैनेजमेंट को इसकी इत्तला दी है और टेक्निकल स्टाफ को भी बुलाया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा कारणों में जो सुरक्षा की जो कमी थी, जिसके चलते ये इतनी बड़ी वारदात घटित हुई, सुरक्षा गार्ड इस एसबीआई जो एटीएम है इस पर मौजूद नहीं था। जबकि एसबीआई के सख्त सीधे तौर पर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जहां पर भी एसबीआई के जो एटीएम है वहां पर सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति 100% होनी चाहिए, लेकिन यहां पर सुरक्षा गार्ड नहीं था और इसी जो सुरक्षा कारणों की जो चूक थी उसका फायदा अज्ञात चोरों को मिला और अपने साथ में एटीएम की मशीन है उसको उखाड़ करके ले गए। जानकारी यह भी मिल रही है कि इस एटीएम मशीन में तकरीबन 15 लाख रुपए की राशि थी। अब पुलिस और एसबीआई जो मैनेजमेंट है वो घटना के कारणों की जांच में लगा है और इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। जी, ये एसबीआई का एटीएम है। अमूमन कम से कम एसबीआई से तो ये सीरियसनेस की उम्मीद की जा सकती है कि वो अपने एटीएम्स पर गार्ड को खड़ा रखे। और दूसरा, पुलिस की गश्त व्यवस्था की जो बात है, पुलिस की टीमें किस किस इलाके में घूमती है? यहां भी तो घूमती होगी। आखिर चोरों ने रैकी कर एक मुफीद समय खोज कैसे लिया? जी स्वप्निल, देखिए जो आप सवाल उठा रहे हैं लाजमी है और दोनों पर ही सुरक्षा कारणों के बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होना बेहद लाजमी है। एसबीआई का जो मैनेजमेंट है वहां पर एसबीआई का जो एटीएम है यहां पर सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था। दूसरा, जो पुलिस की गश्त व्यवस्था है वो पूरी तरीके से इस इलाके में शून्य है, जबकि यहां पर बजरी का एक अवैध कारोबार भी, करोड़ों की तादाद में एक अवैध कारोबार भी यहां पर होता है। तो ऐसे में गश्त व्यवस्था है, पुलिस की गश्त व्यवस्था है वो पूरी तरीके से लचर है। दूसरी बात, एसबीआई की जो मैनेजमेंट की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी पूरी तरीके से शून्य है, जबकि यहां पर गार्ड की, सुरक्षा गार्ड की भी यहां पर नियुक्ति होनी चाहिए थी। और पुलिस जो पूरी तरीके से सजगता अगर होती तो पुलिस ये इतनी बड़ी वारदात यहां पर घटित नहीं होती। फिलहाल अभी पुलिस के और एसबीआई मैनेजमेंट के दोनों के हाथ खाली हैं। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर, कोटा के कुन्हाड़ी लैंडमार्क सिटी में हंगामे और उत्पात मचाने का वीडियो सामने आने के बाद पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने पुलिस पर निशाना साधा। गुंजल ने कहा, पुलिस कार्रवाई क्या करेगी, पुलिस तो बदमाशों के साथ मिली नजर आ रही है। बता दें, लैंडमार्क सिटी के हॉस्टल में बदमाशों ने तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया था। लैंडमार्क सिटी में 150 गुंडे लाठियां लेके घूम रहे हैं। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है वीडियो और सीआई उनके साथ उद्घाटन कर रहा है, फीते काट रहा है मंत्री के दबाव में। इस शहर को गुंडे के हवाले, गुंडों के हवाले मत करो भाई मंत्री जी, शहर को शहर रहने दो। और इसीलिए आज अभी आने दीजिए। पुलिस की गलती नहीं है, जितनी सरकार में बैठे हुए लोगों की भी गलती है, खाली पुलिस की नहीं। परिवार के लोगों से चर्चा करेंगे और जो भी संघर्ष की रणनीति होगी। राजधानी जयपुर में हजार्डस एंड ई वेस्ट पर 3 दिवसीय नेशनल वर्कशॉप का शुभारंभ किया गया। नेशनल सेफ्टी काउंसिल और राजस्थान के कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग ने वर्कशॉप का आयोजन किया। इसमें देश भर से आए प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। वर्कशॉप के उद्घाटन में राजस्थान के श्रम मंत्री सुखराम बिश्नोई मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। देश में बढ़ रहे हजार्डस एंड ई वेस्ट का प्रबंधन सही तरीके से करने पर जोर दिया गया। देश के जाने माने विशेषज्ञ हैजार्डस वेस्ट, ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन और निस्तारण पर जानकारी देंगे। हमारे यहाँ 3 दिवसीय हैजार्डस वेस्ट एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें देश से काफ़ी राज्यों से भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं
और हमारे राजस्थान से भी लगभग सभी ज़िलों से जहाँ पे भी ऐसी हैज़ार्डस वेस्ट जनरेट करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, ई वेस्ट जनरेट करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं। दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सोनिया गांधी से भी इस दौरान वो मिलने पहुंचे। 10 जनपथ में दोनों के बीच मुलाकात हुई। ये बातचीत करीब 2 घंटे तक चली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके बाद दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुए। देखिए, कल दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए थे और दिल्ली पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत में जो उन्होंने बयान दिया वो दिन भर सुर्खियां बना रहा। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई। वो 10 जनपद पर पहुंचे और सोनिया गांधी से मिले। करीब 2 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत चली है। इसके बाद मुख्यमंत्री मुंबई के लिए रवाना हुए। तो क्या माना जाए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अशोक गहलोत नामांकन भरेंगे? गहलोत के बयान से तो ऐसा लग रहा है। अगर राहुल इनकार करते हैं तो गहलोत इकरार जरूर करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि प्रदेश की सियासत में जो सवाल है वो है, गहलोत को अगर कमान मिली तो राजस्थान कौन संभालेगा? जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा। जहाँ मुझे जिम्मेदारी दी गई है, आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूंगा मैं। पद नहीं, पार्टी पहले। मेरे लिए कोई पद इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए है किस प्रकार से मैं जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मुझे या जो जिम्मेदारी मुझे रहनी चाहिए वो मैं निभाऊंगा। तो क्या माना जाए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चल रहे तमाम कयासों पर ये पूर्ण विराम है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन का दिल्ली से ये अशोक गहलोत का ऐलान है। अशोक गहलोत की हाँ शर्त वाली है। शर्त ये कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तब लड़ेंगे जब राहुल गांधी चुनाव लड़ने से मना कर देंगे। जो आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ, और इसलिए मैं कोई मना नहीं कर पाऊंगा। जहाँ मुझे कहेंगे, अगर मुझे फॉर्म भरना है मैं फॉर्म भरूंगा। लोग हमारे जो मित्र लोग उनसे बात भी करेंगे तो भी मैं काम करूंगा। जयपुर में सोमवार रात को हुई विधायक दल की बैठक में भी अशोक गहलोत ने ये साफ कर दिया था कि अगर आला कमान कहेगा तो वो मना नहीं करेंगे। पार्टी का जो भी आदेश होगा उस पार्टी के आदेश को मैं मानूंगा। और फिर भी राहुल गांधी जी से वो एक बार पुनः मिलके इस बात के लिए राहुल गांधी जी अध्यक्ष पद के लिए राजी हो जाएं, इसके लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। और फिर भी अगर पार्टी जो आदेश देगी तो अशोक गहलोत जी ने ये बात को कल विधायक दल की मीटिंग में दोहराया है कि मैं पार्टी का हर आदेश मानने के लिए तैयार हूँ। इधर गहलोत ने इकरार किया तो प्रदेश की राजनीति में नया सियासी सवाल सामने आ खड़ा हुआ है। सवाल है कि गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठेगी? क्या गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे या फिर सीएम पद पर किसी और नेता की लॉटरी लग सकती है? भाई अभी तक तो यही है, सीएम अशोक गहलोत जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी वो बने नहीं हैं। यदि बन जाएंगे तो उसके बाद ये सारी स्थितियां आएगी। तो अभी सारा फैसला तो होने दो, लेकिन अभी तक यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि बनेंगे तो भी सीएम वही रहेंगे। कल की जो मीटिंग है उसमें तो यही हुआ बातचीत, जो विधायक दल की मीटिंग है, जो लोगों की इच्छा है विधायकों की कि यदि मुख्यमंत्री पद पर अशोक गहलोत ही रहे, सबकी इच्छा है। दावा तो है कि पार्टी एकजुट है, गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, भले ही वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही क्यों ना बन जाएं। लेकिन कांग्रेस के ही कुछ विधायक हैं जो किसी और को मुख्यमंत्री बनाए जाने की दलील दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बनाने का काम तो आला कमान का है। जो आवाजें उठती हैं वो सामने आती हैं। सचिन पायलट को राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में लोग जानते हैं, और जब उसकी जरूरत पड़ती है तो लोग हिंदुस्तान में अगर किसी नेता की आवाज आती है तो सचिन पायलट की आती है। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा, आम जन और आम आवाम कहता है, तो ये तो तय करने का काम आला कमान का है। मुख्यमंत्री किसको बनाना है, नहीं बनाना है, किसको अध्यक्ष बनाना है, वो सब वो फैसला वो करेंगे। कांग्रेस के अंदर खाने चल रही इस राजनीति में बीजेपी भी मजे लेने में पीछे नहीं है। मैं समझता हूं कि एक पैकेज जो बहुत पहले, जिससे जब सरकार बची थी तब आला कमान के बीच में, सचिन पायलट जी के बीच में और अशोक गहलोत जी के बीच में हुआ था,
अब उसी को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति सारी साफ होने लगी। गद्दी छोड़नी पड़ेगी आपको लगता है गहलोत साहब? दो पदों पर रहना, आज तक मैंने कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा किसी बड़ी पार्टी का देखा नहीं जो 2 पदों पर रहे, इसलिए संभावना इसी की एक दूसरा पद छोड़ना पड़ेगा। और गहलोत साहब का बयान भी ये था कि अंतिम समय तक मैं राजस्थान की जनता की सेवा करूंगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि वो राजस्थान की जनता की सेवा करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये चाहे कि वो प्रदेश की कमान कांग्रेस की संभालने का काम करें। लेकिन दिलचस्प किस्से ये हैं कि उनको कई लोग विदा करने के प्रयास भी कर रहे हैं। वो राजनीतिक रूप से समय समय के ऊपर बयान भी देते हैं, लेकिन उनका क्या होगा कि जो अनुष्ठान भी करा रहे हैं उनका उत्तराधिकारी बनने के लिए अब देखना ये पड़ेगा कि अनुष्ठान कराने वाले नेताओं की मनोकामनाएं पूरी होती है या जादूगर जी की जादूगरी चलती है। इस बार समय बदला है, परिस्थितियां भी बदली है और इस बार भी सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास सियासत की जादूगरी के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का पावर भी होगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो मुख्यमंत्री पद की बागडोर अपने हाथ में रखेंगे, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद से नवाजेंगे या फिर किसी और कांग्रेस नेता की लॉटरी लगती है। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और इधर आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक ट्वीट सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने कल देर रात ये ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि कुर्सी का मोह त्याग कर पार्टी को सशक्त करने का समय है। ये गांधी परिवार है, सीएम क्या पीएम भी बना देगा, लेकिन संघर्ष के इस दौर में छोटी छोटी जिद करके पार्टी नेतृत्व को और अधिक संकट में डालने का पाप मत करो। और उन्होंने 3 शख्सियतों को इस ट्वीट में टैग भी किया, जिसमें अशोक गहलोत भी हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान दौसा दौरे पर हैं। आज उनके प्रवास का दूसरा दिन है। रावत पैलेस में लोकसभा टोली के साथ वो आज वार्ता करेंगे। 11 बजे लंपी को लेकर प्रशासन के साथ बैठक होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अवलोकन करेंगे और उसके बाद पहुंचेंगे लालसोट, जहां लाभार्थी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और भरतपुर से बड़ी खबर है। यहां बेखौफ बदमाशों का आतंक है। 3 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। हथियार दिखाकर डराया, धमकाया और वारदात को अंजाम दिया। 800 रुपए का पेट्रोल भरवाकर सेल्समैन को लूटा। करीब 15,000 रुपए से अधिक की राशि भी लूट ले गए। बदमाशों ने जाते समय 2 राउंड फायरिंग भी की। सूचना मिलने पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस घटनास्थल का मुआयना कर रही है और आसपास के इलाके में नाकाबंदी करवाई गई है। सीसीटीवी फुटेजेस ढूंढे जा रहे हैं, खंगाले जा रहे हैं। अलवर रोड पर इंडियन पेट्रोल पंप पर यह घटना सामने आई। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दीपक पुरी से। दीपक, क्या जानकारी है? देखिए सुपनील, ये नगर कस्बे का पूरा मामला है, जहां करीब देर रात 11:15 बजे 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर के आते हैं और पहले वो पेट्रोल पंप पर 800 रुपए का पेट्रोल अपनी बाइक में डलवाते हैं और उसके बाद फिर बाइक से नीचे उतर करके जो सेल्समैन वहां पर मौजूद था उसके साथ मारपीट करते हैं और वहां पर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। और जाते जाते जो बदमाश थे उन्होंने अवैध हथियार थे उनके पास और उन्होंने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद वहां से फरार हो गए। जो पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारी थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और चारों तरफ नाकाबंदी कराई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग अभी तक नहीं लगा है। पुलिस पूरे मामले की जानकारी कर रही है और नगर कस्बे में अलवर रोड पर ये इंडियन पेट्रोल पंप है, वहां की ये पूरी घटना है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर, जयपुर में 2 पक्षों में झगड़े की खबर है। राहगीर को गाड़ी से टक्कर के बाद विवाद शुरू हुआ, जो बढ़ता ही चला गया। दोनों पक्षों के लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। नंदपुरी कॉलोनी में कल रात ये घटनाक्रम सामने आया। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। एक राहगीर को गाड़ी से टक्कर लग गई।
जिसके बाद विवाद शुरू हुआ जो देखते ही देखते बढ़ता चला गया। दो पक्ष आमने सामने आ गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर किसी तरह मामला शांत करवाया। नंदपुरी कॉलोनी में कल रात ये घटनाक्रम सामने आया। तस्वीरें भी खबर से जुड़ी हुई आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर से एक राहगीर को गाड़ी से टक्कर लग गई, जिसके बाद बहस शुरू हुई, विवाद शुरू हुआ जो कि बढ़ता चला गया। इस हद तक बढ़ा कि दो पक्ष आपस में मरने मारने पर उतारू हो गए, एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। ये जंग की स्थिति काफी देर तक बनी रही। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश कर किसी तरह मामला शांत करवाया। नंदपुरी कॉलोनी में ये पूरा घटनाक्रम देखिए, देर रात किस तरह से जैसे ही वहां पर ये जंग के हालात बने, लोगों की भीड़ भी लग गई। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, पूरी खबर। सर, सोडला इलाके में नंदपुरी इलाके का ये मामला है जहां पर गली नंबर 3 में कल दो समुदाय के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े की जो वजह है वो है, एक दिन पहले यहाँ पर किसी ऑटो रिक्शा वाले का स्थानीय युवक से झगड़ा हो गया था आपसी टक्कर को लेकर के। इसके बाद पहले दिन तो शांति हो गई, लेकिन अगले दिन वापस से दोनों समुदाय के जो लड़के थे वो एक दूसरे के आमने सामने हो गए और उसके बाद पथराव शुरू हो गया। गली नंबर 3 में रहने वाले लोगों का कहना है कि दूसरे समुदाय के लोग अचानक से करीब 100-150 की संख्या में उनकी कॉलोनी के अंदर आए और वहां पथराव करना शुरू कर दिया। लेकिन तत्काल मौके पर जो है पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति पर कंट्रोल पा लिया गया। ऐसे में करीब 10 से 15 मिनट तक पथराव वहां पे शुरू हुआ और उसके बाद स्थिति पर कंट्रोल हो गया। पूरे मामले में करीब 2-3 लोगों की चोटें भी आई हैं और वहीं पर देर रात तक पुलिस ने कुछ लोगों को नामजद करके हिरासत में लिया। तो फिलहाल अभी तक शांति है, एहतियात है और मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात है। तो झगड़े की जो वजह है वो है एक ऑटो रिक्शा की टक्कर से किसी स्थानीय युवक की चोट लगना। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।